हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का टॉपिक डेट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चल रहा था उसे कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। उसमें से कुछ सेल ऑर्गेनेली का पार्ट बच चुका था जो मुझे डिस्कस करना था। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया था, देन प्लास्टिड और फिर वैक्यूल्स का डिस्कस मुझे करना था, और उसके बाद सेल डिवीजन की स्टडी। आज ये चारों टॉपिक पढ़ेंगे और फिर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आज इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं जो सेल ऑर्गेनल बचा हुआ है। एक तो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे तो इसका एक और नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन क्यों कहा जाता है समझेंगे कुछ ही देर में। पावर हाउस ऑफ द सेल। पहले की तरह मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही उसके फंक्शन की स्टडी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली डबल मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस में जो आउटर मेम्ब्रेन वो कहीं ना कहीं थोड़े से पोर रीजन इसमें होता है जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र करता है। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, और इनर साइड का जो मेम्ब्रेन होता है वो इनफोल्डेड होता है, और इस इनफोल्डिंग की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट। ये कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनफोल्डिंग्स, और ये आप इस प्रकार से देखें, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और इसी इनर मेम्ब्रेन पे लगा होता है पेरोक्सीसोम्स। कुछ इस तरीके से ऑल ओवर द इनफोल्डिंग्स, इस तरीके से ये सारा का सारा स्ट्रक्चर में पेरोक्सीसोम्स लगा होगा। और इसी पेरोक्सीसोम्स में क्रेब्स साइकिल होती है, आप आगे स्टडी करेंगे, जिससे एनर्जी रिलीज होता है। एक्चुअल में एनर्जी जनरेटिंग कंपार्टमेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पर एनर्जी जनरेट होता है। क्लास 10th में जब आप जाएंगे वहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस की डिटेल स्टडी करेंगे, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में आप पाएंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो आप खा रहे हैं डेट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और लिपिड, और इसका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो कंप्लीट प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन ATP के फॉर्म में होता है। बेसिकली ATP एनर्जी का एक करेंसी यूनिट है जो एक पैरामीटर से एनर्जी को नाप लेगी। और सबसे बड़ी बात ये आपको ये अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस एनर्जी का क्या यूज है, तो कहीं ना कहीं हमारे सेल ही नहीं, हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और वो सारे एनर्जी का रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस पढ़ाने के दौरान भी एनर्जी कुछ ना कुछ मेरे अंदर में कंज्यूम हो रहा है, और ये जो एनर्जी अभी ATP बन रही है वो ATP आज माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, एक तो डबल मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा अंदर में इनफोल्डिंग्स है, इनफोल्डिंग के में पेरोक्सीसोम, और यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। आपकी NCERT लिखती है कि इसमें बहुत ही अजूबा बात है। अजूबा बात ये कि अभी तक आपने पढ़ा है कि सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में DNA होता है, और सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होता है। लेकिन ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जहाँ पर DNA भी और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये रहा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक DNA में बना रहा, और इसी पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। आगे जाकर के आप पढ़ेंगे कि इस राइबोसोम्स की भी एक सब स्ट्रैंड होती है जिसे 70S कहा जाता है, लेकिन आज वो डिस्कस में नहीं करेंगे। अगली इसकी डिटेल डिस्कस आप क्लास 11th में करते हैं। यहाँ पर आपको 3 बातें जो इम्पोर्टेंट है वो जाननी थी। पहला, ये पावर हाउस ऑफ द सेल ऑर्गेनल किसे कहा जाता है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन कितनी होती है, तो 2 मेम्ब्रेन, डेट इज डबल मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा, इनर मेम्ब्रेन पे जो इनफोल्डिंग्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरे सरफेस पर इनफोल्डिंग्स होती है, और इसी इनफोल्डिंग्स पर पेरोक्सीसोम्स, और इसी पेरोक्सीसोम्स से एनर्जी रिलीज होता है। उसके बाद लास्ट में आपकी NCERT लिखती है कि बहुत ही स्ट्रेंज बात केवल इसलिए क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि सेल के अंदर में DNA था, सेल के अंदर में राइबोसोम्स था। आज तो सेल ऑर्गेनेलिज में पाए जा रहे हैं, मतलब राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और DNA भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो
माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद ही प्रिपेयर कर लेती है। ये बात हुई अपने माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के। ये तो था आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो इसी में मैंने बता दिया कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। एक और बात लिख लीजिए कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है और जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पर पोर प्रेजेंट है और इसी पोर से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है। अब मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसे इनफोल्डिंग्स कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये डीएनए और ये जो आप देख रहे हैं वो राइबोसोम है। ये स्ट्रक्चर आपसे कहा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगला जो आपका स्टडी है वो अब मैं जा रहा हूँ प्लास्टिड को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज प्लास्टिड पे डिस्कशन। आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसलिए मैंने थोड़ा ही डिस्कस किया है, क्योंकि सिलेबस आपका अगर कंसाइज है तो मुझे भी कंसाइज ही बातें करनी होगी। वैसे पढ़ने को तो बेटा इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, लेकिन उतना डिलीवर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में वो कंटेंट ही नहीं है। चलिए अगले पे बात करते हैं, डेट इज प्लास्टिड को लेकर के। वैसे तो प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन इसमें दो बातें, एक वो स्ट्रक्चर या फिर वो फॉर्म है जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट, और दूसरे वो भी जिसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट इसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट, और अगर एब्सेंट ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। इसमें से भी एक बात है, अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है ग्रीन कलर पिगमेंट अगर प्रेजेंट है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है ये कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। और इसके पास में कोई भी पिगमेंट नहीं है तो आपको पता होना चाहिए ये कलरलेस होता है। कलरलेस। इसी से हम फंक्शन की भी डिस्कशन करेंगे। क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, डेट इज क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल है तो इसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाएगा, क्योंकि आज इसके पास है क्लोरोफिल तो ये परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती, ठीक है। और ये कलरलेस है, लेकिन अगर इस सेल में है तो इसका भी कोई तो यूज होगा। इसका यूज होता है स्टोरेज का, परफॉर्म स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ों का, तो वो देख लीजिए आप। वही कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। आपकी एनसीईआरटी ऑयल लिखती, लेकिन ऑयल कहते ही क्लियर है फैट को स्टोर करता है, और दूसरा प्रोटीन।
ये बातें अभी तक अपने प्लास्टिड को लेकर के हुई है कि प्लास्टिड पिगमेंट के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक में अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो मैं कहता हूँ कि ये क्रोमोप्लास्ट है, और अगर पिगमेंट एब्सेंट है तो इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जा रहा है। इस क्रोमोप्लास्ट में भी अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, डेट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसे कहेंगे क्लोरोप्लास्ट है। और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। और दूसरा, अगर पिगमेंट एब्सेंट है तो इसे ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, क्योंकि पिगमेंट नहीं है तो कलर भी नहीं, कलरलेस। और ये काम करती है स्टोरेज का। स्टोरेज क्या करती है तो कार्बोहाइड्रेट, ऑयल और प्रोटीन की बात होती। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को लेकर के। स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से बनाया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसी से आप पूरी की पूरी प्लास्टिड को रिलेट कर लेंगे। इसे रब कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं परफॉर्म लिख चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप उनकी स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। प्लास्टिड भी आज डबल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया थे, लेकिन आज इसके अंदर में इनफोल्डिंग्स नहीं है। और ये रहा आपका इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन का जो अंदर का कंटेंट आप देख रहे हैं, सेल नहीं है, ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है। इस वाले पार्ट को आप साइटोप्लाज्म ना कह करके आप इसे स्ट्रोमा कहेंगे। ये जो इनर कंटेंट है वो स्ट्रोमा कहलाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन। और इस वाले पार्ट को कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। यहाँ ड्रॉ कर रहा। ठीक है, मज़ा तो तब जब इसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया जाएगा। अभी तो आप प्लास्टिड की तरह ही देख रहे हैं। स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है ग्रेनम। एक है तो ग्रेनम है, लेकिन कई सारे होंगे तो इसे ग्रेना कहा जाएगा। एक है तो ग्रेनम है, कई सारे होंगे तो ग्रेना कहा जाएगा। एक है तो ग्रेनम है, कई सारे होंगे तो ग्रेना कहा जाएगा। और इसको एक दूसरे से अगर कनेक्ट करता है, जैसे स्ट्रोमा लेमिला कहा जाता है। ये कुछ इस प्रकार से। मैंने पहले भी कहा, अगर एक है तो ग्रेनम है, एक है तो ग्रेनम कहलाता है। और अगर बंचिंग हो गई इस तरीके से तो ये ग्रेना कहलाएगा। स्ट्रोमा के अंदर में है ग्रेना। और ये जो आप कनेक्टिविटी देख रहे हैं, इस कनेक्टिविटी को कहा जाता है स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला। अब आप कहेंगे कि सर ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर आपने बनाया, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये ग्रेनम से स्ट्रक्चर बना, तो ग्रेना और दो ग्रेना को जोड़ने वाली स्ट्रोमा लेमिला। अब बात पिगमेंट की हुई, तो पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसी ग्रेना के ऊपर पे। यहाँ पर ये वाले रीजन को आप देख रहे हैं, ये रीजन यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। लिख लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल यहीं होगा। इस तरीके से आपका ये प्लास्टिड भी आप कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। प्लास्टिड में मैंने आपको बताया है कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर में स्ट्रोमा में सैक लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो एक है तो ग्रेनम, और उससे ज़्यादा है तो ग्रेना कहा जाता है। ये सिंगुलर प्लूरल का खेल है। दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो पार्ट है उसे स्ट्रोमा लेमिला कहा जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है। लेकिन प्लास्टिड कोई भी होगा, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है कि यह अजूबा बात है, स्ट्रेंच तो लिखा नहीं है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी पाए जाते हैं डीएनए और राइबोसोम्स। ये रहा डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और राइबोसोम्स भी बना रहा इस साइड पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए और राइबोसोम्स कहाँ होता है, तो आप टिक कर सकते हैं। ये रहा
राइबोसोम और ये रहा डीएनए। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाएगा प्लास्टिड। ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर हुआ, ये मैंने नीचे डिनोट कर दिया है इनके पार्ट्स को। और दूसरी जो बात मैंने बताई है कि प्लास्टिड दो टाइप का होता है, एक तो पिगमेंट अगर प्रेजेंट है इसे क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, पिगमेंट एब्सेंट है तो उसे ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। पिगमेंट कौन सी है इस बात पे भी डिपेंड करती है। आज ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल था, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट है। करेगी क्या? तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज का काम करती है। क्या स्टोर करेगी? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। यहाँ से अपनी ये बात प्लास्टिड को लेकर के कंप्लीट हुआ। और अब बारी आपको पता है वैक्यूल्स की है, तो आइए उस पर भी चर्चा हो जाए। वैक्यूल्स को लेकर के वैसे तो वैक्यूल्स के बारे में कहा जाता है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जो नेक्स्ट है वो है वैक्यूल्स। वैसे मैंने कहा है कि ये वैक्यूल्स जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक क्या है? बेसिकली एक हंडी है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ये क्या है? ये सुराही टाइप से ये हंडी है। कोई भी अगर सैक लाइक स्ट्रक्चर इसको देख किया, इसे आप वैक्यूल्स कह सकते हैं। बायोलॉजी में या तो इसे जियम नाम से पुकारा जाता है या सैक नाम से या वैक्यूल्स के नाम से। आज ये इसी शेप में है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसी में सॉलिड और लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है। सॉलिड भी और लिक्विड भी कह सकते हैं, दोनों ही कंटेंट इसमें पाए जाते हैं। लेकिन एक बात एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी लिखती क्या है? जो ऑब्जर्व किया गया है अदर सेल्स पे, उसकी स्टडी है कि एनिमल सेल में ये स्मॉल होता है लेकिन प्लांट सेल में काफ़ी लार्ज स्पेस को कवर करता है। ऐसा कहा जाता है कि प्लांट में ये 50 to 90% सेल को कवर करते हैं अपने इसी वॉल्यूम। अगर आप एक सेल की बात करें तो उसके 50 to 90% वॉल्यूम जो है वो वैक्यूल्स ने कवर कर रखा है। अब अगर बात यहाँ तक आ ही गई कि प्लांट इतना ज़्यादा वैक्यूल्स अपने आप में कंटेंट रखा है, तो वैक्यूल्स कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म कर रही होगी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है प्लांट्स में, क्योंकि ये प्लांट्स को प्रोवाइड करती है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। वैक्यूल्स के बाद में के याद में दो चार शब्द लिखे जाएं। सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, सॉलिड एंड लिक्विड का कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। और तीसरी बात, एनिमल सेल में animal cell have small sized vacuoles, while plant cell have large size vacuole, that is 50 to 90% लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और एक बात कि जब प्लांट में ये इतना सारा इम्पोर्टेंट रोल, इतना स्पेस को कवर करती है, तो ये प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड rigidity to the plant cell। और एक इम्पोर्टेंट बात, इतने सारे स्पेस में मैंने कहा है कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो स्टोर होता है। अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो इसमें और भी कुछ सेल सेप कंटेंट होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से कंटेन सेल सेप। और इस सेल सेप की अगर मैं बात करूं तो एक तो एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, दूसरा
शुगर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। और फिर अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो आज ऑर्गेनिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट। एक तो अमीनो एसिड है, शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड इस सेल शेप में कंटेंट होता है जो वैक्यूल्स के फॉर्म में है, इस प्लांट सेल में स्टोर रखता है। ये बातें हुई अपनी प्लांट सेल को लेकर के कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स का क्या रोल है। एक तो इन्होंने टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड किया, दूसरा सेल शेप अगर कंटेंट है तो उसमें एमिनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी वैक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल यही सैक लाइक स्ट्रक्चर में। वहाँ पर वो वेस्ट मटेरियल को या एक्सपेल्ड आउट करते हैं या वेस्ट वाटर को भी एक्सपेल्ड आउट करते हैं। तो आप लिख लीजिए इस बात को, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स in unicellular organism like amoeba, they perform the expelled out of waste material एंड वाटर भी कंसीडर कर सकते हैं, वेस्ट वाटर या फिर वेस्ट मटेरियल। ये बात भी अपनी वैक्यूल्स को लेकर के कि पहली बात मैंने कहा कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है। और दूसरा चीज़ जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है वो ये कि एनिमल सेल में स्मॉल साइज का, लेकिन प्लांट सेल में लार्ज साइज का। लार्ज कितना, तो 50 से 90% वॉल्यूम को ही वो कवर करता है। अगर ऐसा है कि प्लांट इतना ज़्यादा वॉल्यूम अपने एक ही ऑर्गेनल्स को दे रही है, डेट इज वैक्यूल्स को, तो वैक्यूल्स कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करती होगी। एक इम्पोर्टेंट रोल तो इनका ये है, ये प्रोवाइड करती है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। दूसरा ये इसके अंदर में कुछ सेल शेप प्रेजेंट होते हैं। उस सेल शेप की बात करें तो एक तो एमिनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन उसका क्या, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये वैक्यूल्स खाली नहीं बैठा है, वहाँ भी अपना एक रोल परफॉर्म कर रही है जो वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल्ड आउट करती है। यहाँ से आपका ये सेल टॉपिक जो है उनके स्ट्रक्चर को लेकर के बात हो रही थी, जो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में मैंने अभी तक पढ़ा है सेल के हिस्ट्री को, उसके बाद सेल थ्योरी को, देन सेल के साइज को, देन फिर सेल के शेप को, फिर मैं स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा था। स्ट्रक्चर में मैंने बाउंड्रीज को स्टडी किया, उसके बाद फिर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स की सेपरेट स्टडी की। और इस प्रकार से आपको ये बात पता चलना चाहिए कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। वैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस में कह दिया है कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो बना है वो एक एटलीस्ट उसके अंदर में एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर है, तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज जो इनके कंपोनेंट्स आपने देखे हैं, जैसे अदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये अगर ये ऑर्गेनल्स ही उन सारे लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते, अगर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट रखता, तो आज सेल फंडामेंटल ना होकर के हो सकता था कि हमारे बीच माइटोकॉन्ड्रिया ही अपना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता, लेकिन नहीं कर पाई। माइटोकॉन्ड्रिया की भी अपनी एक लिमिटेशन है। एनर्जी तो प्रोड्यूस कर लिया, प्रोटीन भी बना रहा था, लेकिन कुछ अमाउंट में, सारा नहीं, डिपेंडेंट थे सेल पर। दूसरा ये, इसके पास में कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई साइटोप्लाज्म नहीं, कंट्रोल कैसे करे। इस वजह से जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो सेल की थी, और इस वजह से ही सेल को बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure the living organisms. एक सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। अब अगर सेल को लेकर के इतनी ही बात हो रही है, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आखिर सेल का डिवीजन किस तरीके से होता है, कैसे सेल ग्रो होता है। इस ग्रो को अगर बात करूं तो यहाँ पर सेल ग्रो करने के लिए पहली बात यह है कि वो डिवाइड करती है। सेल डिवीजन की तरफ मैं जा रहा हूँ। डिवीजन क्यों करेगी, 3 बातों को लेकर के करती है। पहला, या तो वो ग्रो करेगा, दूसरा रिप्लेस के लिए। रिप्लेस क्यों, रिप्लेस हो सकता है ओल्ड सेल हो, दूसरा
इंजर्ड सेल्स हो, ये भी हो सकता है कि सेल आज इंजर्ड हो चुका है, ओल्ड सेल्स है और इस वजह से भी ये रिप्लेस होगी। और तीसरा जो बात है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवाइड करती, गैमीट फॉर्मेशन के लिए। तो एक बात तो मैंने कहा कि सेल को अगर ग्रो करना है, उनकी बॉडीज़ को अगर ग्रो करना है तो ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। दूसरा रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट में ओल्ड सेल को भी रिप्लेस करते हैं, इंजर्ड सेल को रिप्लेस कर रहे हैं और फिर रिपेयरिंग का भी काम करती है। रिप्लेसमेंट में आप कह सकते हैं कि रिपेयरिंग ही हो रही है एक तरीके से। इंजर्ड सेल अगर रिप्लेस होकर के एक प्योर सेल बन रहा है तो वहाँ पर रिप्लेसमेंट कहेंगे। और ये गैमीट फॉर्मेशन, ये सभी जो प्रोसेस हैं सेल के डिवीजन से होता है। बेसिकली जो प्रोसेस है इन तीनों का, इधर मैं दे रहा हूँ, इन तीनों की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आज सेल डिवीजन है। और ये सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस से वैसे तो सिर्फ और सिर्फ गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और जो माइटोसिस है यहाँ से आप कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट। जब बात यहाँ तक आ ही गई, क्यों ना इस बात की स्टडी कर ली जाए, आखिर क्या होता है माइटोसिस और क्या होता है मियोसिस। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वैसे तो बेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है माइटोसिस और मियोसिस को स्टडी करना। ये क्लास 11th में हम डिटेल में करते हैं, यहाँ पर सिर्फ उसके एक तरीके से आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, या यूँ कहें कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल एक रिज़ल्ट बता रहा हूँ, आउटपुट क्या है। तो पहला डालिए माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस में क्या होती है, लाइक ये सेल है, इस सेल को आप कह रहे हैं मदर सेल, जो पहले से एग्जिस्ट करती। आज ये डिवाइड करके दो डाउटर सेल का फॉर्मेशन किया, एक तो ये, दूसरा ये जो दोनों आप डाउटर सेल देख रहे हैं, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल होगा। और आइडेंटिकल होने का मतलब इतना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होते। लेकिन मियोसिस के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर हाफ हो जाता है। इसको देखिए आप इस तरीके से, ये मियोसिस है। मियोसिस बेसिकली दो टर्म में डिवाइड होती है। ये आपका मदर सेल से फिर ये दो बनेंगे, और फिर इनसे दो, और इनसे दो, और इनसे भी दो। मान के चलिए अगर ये डिप्लॉइड है, यहाँ पर 2n से अगर डिनोट करते हैं तो ये हाफ हो जाता है, ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n। ये मियोसिस प्रोसेस है। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर केवल और केवल एंड रिजल्ट बताया है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सारा प्रोसेस आप डिटेल क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी क्लास 9th में आप इतना ही पढ़िए, क्योंकि आपको सिर्फ इंट्रो कराना था सेल डिवीज़न को लेकर के। क्योंकि अब आपके माइंड में आ रहा होगा जो सेल थ्योरी आई थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल द सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे बनता है, तो डिवीजन प्रोसेस से। डिवीजन क्यों करती है, तो तीन बातें, या तो ग्रो करेगा, ग्रोथ के लिए करता है, या रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, ओल्ड सेल्स हैं रिप्लेस कर दो, इंजर्ड सेल्स हैं रिप्लेस कर दो, या फिर गैमीट फॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है क्लास 8 में आप रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ चुके हैं, और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में गैमीट की क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता है। और गैमीट का फॉर्मेशन भी सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही होता है। और ये दोनों प्रोसेस दो अलग अलग प्रोसेस, एक तो माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस से गैमीट की फॉर्मेशन होती है, जबकि माइटोसिस प्रोसेस से ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट होता है। माइटोसिस के बारे में मैंने बताया कि ये जो सेल हैं इनके क्रोमोसोम्स के नंबर हमेशा आइडेंटिकल होगा। दो डाउटर सेल्स जो इक्वल आइडेंटिकल सेल्स हैं, क्योंकि इसके क्रोमोसोम के नंबर इक्वल हैं, जबकि मियोसिस के केस में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, और इस तरीके से कॉन्जिक्वेंशियल डिवीजन होती है। यहाँ से आपका ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका वैसे तो टिश्यू है, और टिश्यू भी स्टार्ट की जाएगी अगले क्लास से।
लेकिन आज सेल इस प्रकार से हमारे बीच नहीं रहे। अब आपका काम है एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ना। जो भी लेक्चर आपने किया है उस क्लास को, उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करने का प्रयास किया है। आप कोशिश करिए एनसीईआरटी ही पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक एनसीईआरटी ही है। ज़्यादा रेफरेंस बुक की तरफ भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।